ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कोरोना के भयावह हालात हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर संजीव नायर बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने। लेकिन पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं और बताते हैं कि देश इस वक्त किस हालात से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 22,439 केस सामने आए हैं। ये स्थिति लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और कुल एक्टिव केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, 1,29,848। तो हालात विकट होते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है एक्टिव केसेस का। कुल मौतें 9,480 हो चुकी हैं और राजधानी की क्या हालत है वो हमने आपको दिखाई। 24 घंटे में लखनऊ में 5,183 केस कोरोना के सामने आए हैं। तो सबसे बड़ा जो एपिक सेंटर है वो लखनऊ इस वक्त कोरोना का बना हुआ है, जहां पर हालात बिगड़ गए। उत्तराखंड की बात करें अगर तो बीते 24 घंटे में 2,220 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 9 मौतें उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की वजह से हुई हैं और कुल केसेस जो हैं 1,16,244 उत्तराखंड में पहुंच गए हैं। देहरादून की बात करें राजधानी की तो यहां पर 914 केस सामने आए, हरिद्वार में 613 केस सामने आए हैं। तो लगातार यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, आंकड़े बढ़ रहे हैं। नैनीताल में 156 केस सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। तो ये उत्तराखंड की हालत है। देश की बात करें अगर हम तो 24 घंटे में 2,739 नए केस सामने आए हैं। लगातार आंकड़ा 6 दिन से 1.5 लाख चल रहा था, 2 लाख पार कर चुका है। 24 घंटे में देश भर में 1,038 मौतें कोरोना संक्रमण की वजह से हुई हैं और अब तक कुल मौतों की संख्या 1,73,123 हो चुकी है। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 14,71,877 है। तो ये आप अंदाजा लगाइए क्या हालात हैं। महाराष्ट्र में 58,952 केस आए हैं 24 घंटे में और 24 घंटे में देश की बात करें तो 2,739 केस सामने आए हैं। और मुसीबत के इस हालात में एम्बुलेंस लाइफलाइन की तरह है। इसका पहिया थमा तो किसी की भी जान जा सकती है। इसीलिए हमने एम्बुलेंस का रियलिटी चेक किया। गाजियाबाद में हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने एक सरकारी एम्बुलेंस का जायजा लिया। लगातार कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और हम इस समय एक एम्बुलेंस के पास हैं। इस एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात करते हैं कि अभी हाल में क्या चल रहा है। अगर इनके पास कोई फ़ोन आता है तो कितनी देर में ये उस पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं और उसे वहां से लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। ड्राइवर साहब, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुखबीर सिंह। रियलिटी चेक कर रहे हैं और इस गाड़ी में देखना चाह रहे हैं कि आखिर जो कोविड के पेशेंट हैं उन्हें किस तरह ले जाया जाता है। ये 108 इमरजेंसी सेवा है। इस तरह से पेशेंट लेते हैं और उससे स्टेशन से लेते हैं और लिटाते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन की जरूरत हो ऑक्सीजन लगाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर तो ऑक्सीजन भी कहते हैं, ऑक्सीजन का ये क्या, ये ऑक्सीजन का वो सही है जो लेवल है इसका? ये देखिए, बिल्कुल अगर सुविधा की बात की जाए तो सुविधा के नाम पर इस एक एम्बुलेंस में सब कुछ है। ये एम्बुलेंस हमें मिली है, 108 इमरजेंसी सेवा है उत्तर प्रदेश की। रिस्पांस टाइम होता है आपके पास? 15 मिनट का रिस्पॉन्स होता है। 15 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो कोविड पेशेंट की, तो कितने कोविड पेशेंट आप अब तक पहुँचा चुके हों? जी, लगभग मतलब दिन में 2-3 केस तो आ जाते हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो आपने एम्बुलेंस का रियलिटी चेक देखा। हमारे साथ अब मुरादाबाद से उबैदुर रहमान जुड़ गए हैं, कानपुर से रतीश जुड़ गए हैं, आगरा से नितिन जुड़ गए हैं और डॉक्टर संदीप नायर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामपुर से उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संदीप नायर, जिस तरीके की स्थितियां हैं लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो खुद सूबे के मंत्री ने चिट्ठी लिखी कि एम्बुलेंस 5 से 6 घंटे में पहुंच रही है और यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का लेवल है उसमें भी दिक्कत है। तो ये जो पूरी व्यवस्था चरमराई है, ऐसे में कैसे लोगों की जान बचेगी? देखिए, एम्बुलेंस के नंबर तो वही है लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक एम्बुलेंस को कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगर आप जो बाहर देखें, जो एम्बुलेंस वर्क कर रही हैं वो रुक नहीं रही है। द ड्राइवर्स आर ओवरवर्क, एम्बुलेंस इज ओवरवर्क, सब ओवरवर्क कर रहे हैं क्योंकि एकदम से केसेस बढ़ गए हैं। इतनी फॉल करती है जब सैचुरेशन, तो एकदम से मरीज को एम्बुलेंस की ही जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी में फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि जिसको कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति भी घबराता है उसको लेके जाने के लिए, फिर घर का ही ले जाए तो ले जाए, नहीं तो आप एम्बुलेंस के लिए फोन करते हैं क्योंकि इतनी जल्दी से फैल रहा है। एक डर सा बैठा हुआ है कि कोविड पेशेंट तो है तो उसको ले जाके अपनी कार में कैसे लेके जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एल्डरली को एक्ट करता है, एल्डरली को जल्दी इन्वॉल्व करता है
वो इसलिए उनको जल्दी से उनका ऑक्सीजन जब फॉल करता है तो सिर पे एकदम से आफत आती है ना। प्रॉब्लम सारी ये है कि हमने ये एंटिसिपेट क्यों नहीं किया, और ये दूसरी वेव आई है तो हमने पहले क्यों नहीं तैयारी की। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें इससे सचेत होना चाहिए था। मैं मानता हूँ 3 हफ्ते तक पहले काफी कम केसेस थे, मगर हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए था। हमें हमेशा अपनी बिल्कुल, यानी कि लोगों की जो बेफिक्री थी वही जान पर भारी पड़ रही है। शुक्रिया डॉक्टर संदीप नायर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ उबैदुर रहमान, रतीश और नितिन बने हुए हैं। लेकिन एम्बुलेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद के बाद एक और तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। एम्बुलेंस के साथ ही दवाओं की उपलब्धता पर भी नजर रखना जरूरी है। आज की स्थिति में इसकी हर जगह सबसे ज्यादा जरूरत है। मथुरा में एबीपी गंगा संवाददाता ने एम्बुलेंस के साथ ही दवा दुकान में जरूरी दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता का भी जायजा लिया। एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मथुरा के जिला अस्पताल, और एक एम्बुलेंस है इस समय हमारे पास 108। हम देखेंगे इसमें क्या क्या सुविधा है और किस तरीके से ये इस एम्बुलेंस को ऑपरेट कर रहे हैं। कॉल जो आते हैं उनकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है? कॉलों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो केस अभी कुछ बढ़ रहे हैं ज़्यादा के लिए, तो कॉलों में बढ़ोतरी हुई है। लिमिट टाइम में यहाँ पर पहुँचते हो, जो आपकी लिमिट टाइम है? हमारा जो लिमिट टाइम है उसी में पहुँचते हैं, बट हम किसी केस में होते हैं तो उसलिए थोड़ा वो हो जाता है। बाकी सब हमारे स्टाफ का सहयोग है, अधिकारियों का, सारी चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं, किट वगैरह भी, मास्क वगैरह भी दिलवा रहे हैं। कौन सी ऐसी दवा है जिसकी किल्लत सामने आ रही है? सबसे ज़्यादा किल्लत इंजेक्शन रेमडेसिविर है, जो बिल्कुल भी मथुरा में अवेलेबल नहीं है और ना कंपनी से अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ इंजेक्शन्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर किल्लत देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। तो देखिए ये स्थिति है कि एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम में देरी आ रही है, इसके साथ ही साथ जरूरी दवाएं भी कम है। वहीं अब बात करते हैं पंचायत की। पहले चरण का चुनाव हुआ आज यूपी में। पंचायत चुनाव कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हो रहे हैं। यहां पर आज पहले चरण के लिए मतदान हुआ, लेकिन यूपी में मतदान के दौरान कई जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आई। लोग कोरोना के खतरे को गंभीरता से समझ नहीं रहे हैं और उनकी गलती कई दूसरी जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के कई गुना केस तेजी से रफ्तार से बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। चुनाव के लिए जोश कहीं छीन न ले होश। चुनाव वाली चांदनी फिर कोरोना वाली काली रात। सावधानी हटेगी तो समझो दुर्घटना घटेगी। पंचायत चुनाव में लापरवाही पड़ेगी जिंदगी पर भारी। सावधानी से मतदान देगा कई लोगों को जीवन दान। पंचायत चुनाव की अहमियत से सभी वाकिफ हैं, लेकिन ये तस्वीरें जहन को खौफजदा कर रही हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर हुए मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई दी और ये तस्वीरें लोगों की लापरवाही की तस्दीक कर रही हैं। जहां पर लोगों में मतदान का जो जोश दिखाई दिया वो तो ठीक है, लेकिन इस दौरान लोगों की लापरवाही कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। पंचायत चुनाव के लिए यूपी के 18 जिलों में मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान जिस तरह से कोरोना की अनदेखी की गई वो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि कोरोना कई गुना तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को निशाना बना रहा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। अब आपको ये भी बताते हैं कि पंचायत चुनाव में होने वाले मतदान पर कोरोना का खतरा क्यों मंडरा रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव के लिए बाहर के शहरों से लोग आए हैं। दिल्ली और मुंबई से भी लोग अपने गांव लौटे हैं। गांव लौटे कई लोगों का कोविड टेस्ट हुआ तक नहीं। बाहर से आए लोगों के साथ संक्रमण फैल सकता है। मतदान में कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। कई लोग मतदान के दौरान झगड़ा करते दिखाई दिए। लोगों की लापरवाही से संक्रमण गांव तक पहुंच सकता है। लापरवाही की ऐसी तस्वीरें किसी एक जिले से नहीं, बल्कि करीब करीब हर जिले से सामने आई है। यूपी में कोरोना का आंकड़ा दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मतदान के दौरान बरती गई ये लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।
बावजूद इसके लोग अभी भी कोरोना के प्रति लापरवाह हैं। अभी तक कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा शहरों तक सीमित था, लेकिन गांव में जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, उससे ये कयास लग रहे हैं कि अब कोरोना गांव में भी लोगों को अपना शिकार बना सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहां जहां भीड़ जुटी है अब तक बीते एक साल में, वहां वहां कोरोना ने क्या रूप दिखाया उससे हर कोई वाकिफ है। और इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में जो आज हुआ जमीन पर, वहां पर हालात किस तरीके के बने। उबैदुर रहमान हमारे साथ लगातार बने हैं, नितिन है, रतीश है। रतीश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। कानपुर में आज पूरे दिन में आपने क्या देखा? मतदान का उत्साह तो था, लेकिन कोविड गाइडलाइंस की चिंता जनता या फिर प्रशासन में किसी में देखने को मिली, या उसको लेकर फुल लापरवाही थी? रतीश, आप सुन पा रहे हैं क्या? तो रतीश के पास जाएंगे, नितिन का रुख कर देते हैं। नितिन, आपसे भी वही सवाल है, मतदान का उत्साह ज्यादा था या फिर कोविड गाइडलाइंस की चिंता? प्रशासन या आम जनता, किसी में ये चिंता दिखी कि कोरोना से भी बचें? तो नितिन से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनकी आवाज नहीं आ रही। उबैदुर रहमान का रुख करते हैं। उबैदुर रहमान, रामपुर में हालात क्या थे? वहाँ पर भीड़ जो है थी बहुत ज़बरदस्त थी, और यही वजह रही कि पूरे दिन में जो 6 बजे तक का आंकड़ा आया है वो 68.52% मतदान रामपुर में हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ हम गए, जिस जिस पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे उसके बाहर कहीं पर भी सर्किल जो है वो नहीं बनाए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा था और ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो रहा था। एक वजह इसकी ये भी रही क्योंकि जो वोटर थे उसको, एक वोटर को 4 कैंडिडेटों को मत देना था, यानी कि 4 बैलेट पेपरों पर उसको स्टैंप लगानी थी, 4 बैलेट पेपर उसको रिसीव करने हैं, उस पर सिग्नेचर करने, उसके बाद उन पर मोहर लगाना। तो काफ़ी समय लग रहा था, जिसकी वजह से मतदाताओं की काफ़ी लंबी लाइनें लगी रहीं और गर्मी का मौसम था। तो ऐसे में एक पीठासीन अधिकारी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी एक गाँव में। उसके बाद कुछ देर मतदान वहाँ रुका रहा और उसके बाद मतदान शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में, यह है कि पिछले साल जो कोरोना की लहर थी उसमें गांव में बहुत ज्यादा असर नहीं था। लेकिन गांव में असर नहीं था, लेकिन इस बार गांव में असर है। रतीश, क्या यही हालात कानपुर में भी थे कि प्रशासन को इस बात की चिंता ज्यादा थी कि मतदान पूरा करवा लिया जाए और जल्दी जल्दी सारी वोटिंग खत्म करवा ली जाए, कोरोना की चिंता नहीं है? देखिए, प्रशासन को ये जिम्मेदारी तो है कि मतदान हो और अच्छे प्रतिशत में मतदान हो, और शायद इसीलिए 5 बजे तक का डेटा जो है वो 60% आया है। और कई सारे ब्लॉक हैं जहाँ ब्लॉक में अभी भी मतदान, चूँकि लोग लाइन में लगे हुए थे, आपसे कुछ देर पहले वहाँ पे ख़त्म हुआ है। फाइनल डेटा नहीं आ पाया है, लेकिन प्रशासन के ऊपर निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि भारी मात्रा में मतदान हो। लेकिन मतदान के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस का पालन कराना भी प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी थी। सबसे पहली बात अगर कहें तो मतदान केंद्र में जब मतदाता एंटर करता तो उसकी थर्मल स्कैनिंग की जानी थी, लेकिन और इसके लिए 2 लोगों की ड्यूटी लगाई। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी ज्यादा निष्क्रियता क्यों? नितिन, क्या यही स्थिति आगरा ने भी देखी जो मुरादाबाद, रामपुर और कानपुर में हुआ? देखिए, बिल्कुल जैसे इस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, चाहे वो मुरादाबाद का सीन रहा हो चाहे कानपुर का, कमोवेश वही तस्वीर आगरा की निकल कर सामने आई है। हवा में मौत घूम रही है, लेकिन फिर भी लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कैमरा चलता है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है, पुलिस की लाठियां बाजती है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है। कैमरा बंद, पुलिस एक तरफ हुई, फिर से लोग वही झुंड बना के जिस तरह से जानवर खड़े हो जाते हैं ऐसे खड़े हुए नजर आए। और यही वजह है कि आगरा में आज 295 केसेस देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के आगरा अलार्मिंग सिचुएशन की ओर बढ़ रहा है। और ये कहा जाए तो बड़े शब्द नहीं होगा कि कल को जिस तरह से जो राजधानी लखनऊ की स्थिति बनी हुई है, क्या वो आगरा की बन जाए, फिर से आगरा वुहान जैसा कहा जाने लगे। बिल्कुल, ये डर बना हुआ है क्योंकि न तो प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, न ही आम जनता को। आप तीनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे
कि भीड़ की गंभीरता को जिसने नहीं समझा, जिसने हल्के में लिया, उसके साथ कोरोना ने क्या हश्र किया। पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, फौरन हाजिर होते हैं। पंचायत चुनाव के दौरान लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, उससे एक बात का तो साफ है कि अगर लोगों ने ऐसी लापरवाही जारी रखी तो इसका खामियाजा कई लोगों को उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूबे के ग्रामीण इलाके कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से लोग मतदान में लापरवाही बरत रहे हैं, उससे संक्रमण गांव तक पहुंच सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। एबीपी गंगा के कैमरे पर भी कई लोगों की ऐसी लापरवाही कैद हुई है जो आपको भी खौफजदा कर सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर जो दावे किए गए वो कितने पुख्ता हैं, ये तस्वीरें उसकी साफ साफ गवाही दे रही हैं। जहां पर कोरोना के खतरे के बीच लोगों की जानलेवा लापरवाही जारी है। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं, और यही वजह है कि पंचायत चुनाव में लोगों की ऐसी लापरवाही अब डरा रही है। तस्वीरें रामपुर की हैं, जहां पर पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई, लेकिन इस दौरान किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और कैसे लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान ने। आज हम जो देख रहे हैं वो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि कोरोना संक्रमण काल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रामपुर का मॉडर्न प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर किस तरह मतदाता जो हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रही है। लोग एक दूसरे से सटकर बिल्कुल खड़े हुए हैं, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, हर कोई बिल्कुल मिलकर खड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि कोरोना संक्रमण काल में अगर कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति यहाँ पर इस भीड़ में पहुँच गया तो बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो कोरोना के जो मौजूदा हालात बने हैं, आखिर वो किस गलती की वजह से बने हैं? क्या कहते हैं डॉक्टर्स, ये आपको सुनना चाहिए। बात सिंपल है, देखो डबल म्यूटेशन तो हुई है वायरस में, म्यूटेटेड वायरस है। म्यूटेशन क्या होती है, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ कि ये जो बनतर होती है उसकी मॉर्फोलॉजी होती है वो बिगड़ जाती है। तो उसके कारण आपको जो एंटीबॉडीज पहले जो बनी थी उसके खिलाफ अगर दोबारा आपके बॉडी में एंटीबॉडीज हों तो वो उसमें कारगर सिद्ध नहीं होती। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने सब ने बिगाड़ के रखा हुआ है। देखोगे लोगों ने मास्क नहीं डाले हुए, अगर मास्क किसी ने डाले हुए हैं तो किसी नाक पूरा कवर नहीं किया हुआ, किसी ने मुंह कवर नहीं किया हुआ, किसी ने ठोडी पे लगाया हुआ है मास्क, वो बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। पहले जितने लोग स्ट्रिक्टली मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे वो इस बार उतना नहीं हो रहा है, और ये काफ़ी चिंता का विषय है क्योंकि वैक्सीनेशन आने के बावजूद मास्किंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो वायरस को फैलने से रोकता है, और ये करने से ही लास्ट टाइम हम लोगों को सक्सेस उपलब्ध हुआ था। और मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझें और सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग नॉर्म्स को बहुत क्लोजली फॉलो करें। अब कब हॉस्पिटल जाना है ये वो डिपेंड करेगा कि मरीज की स्थिति क्या है, ये केस टू केस वेरी करेगा। किसी मरीज की जो सिटी वैल्यू है काफ़ी लो है, 15 से 20 के रेंज में है, उसको कोमॉर्बिडिटी है और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस मरीज के लिए कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। अन्यथा अगर सब कुछ ठीक है, कोई क्रिटिकल सिम्टम्स नहीं है, तो अपने आप को होम आइसोलेशन कर ले और जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको ले। चाहे 2 गज की दूरी है, बिना मास्क का नहीं निकलना है, सारी चीज़ों का पालन करते हुए अपने आप को सिक्योर करके इस तरीके से रखें कि आपको सामने वाले से भी कोविड हो सकता है, तो अपने आप को सिक्योर करें, अपने परिवार को सिक्योर करें। तो डॉक्टर्स के सुझाव माने, गलतियां ना करें, क्योंकि आपने भयावह हालात 1 घंटे में देख लिए हैं। तो कोरोना से आपकी जिम्मेदारी, आपकी समझदारी आपको बचाएगी। इस खास बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए मुद्दे की बात।